हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लास सॉल्यूशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि सबसे पहला बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ये क्लास 9, 10 और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी। सो प्लीज़ एंजॉय इट। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट हम लोग इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये हम लोग नहीं जानते हैं कि रेवोल्यूशन आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन एक ऐसा लड़ाई होता है जिसमें हम लड़ें कोई बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। अगर हम लड़के बहुत बड़ा अगर चेंज ले आ रहे, वो कैसा भी चेंज हो सकता है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, या लोगों के भलाई के लिए हो सकता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ये 10 ईयर का वॉर था, और ये पहला वॉर था जो कि ह्यूमन काइंड के लिए लड़ा गया था। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लड़ाइयाँ तो बहुत हुई थी, लेकिन कोई ह्यूमन काइंड के लिए नहीं हुई थी। लोग लड़ते तो थे, लेकिन एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए लड़ता था, कोई किसी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए नहीं लड़ता था। ये पहला ऐसा लड़ाई था जो कि इतने टाइम तक लड़ा गया था, जिसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे और बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, जो कि 10 साल तक चला था। वैसे तो इसका हम लोग, अगर कभी कोई पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, तो हम लोग कहते हैं 14 जुलाई 1789। ये तो था कि हाँ, ये 1789 में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका चिंगारी कई साल पहले से भी लग चुका था, 1789 से पहले ही लग चुका था। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वहां किसका राज था, वहां का राजा कौन था। तो वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी का राज चल रहा था, बॉर्बन फैमिली। वैसे तो हम लोगों के लिए बॉर्बन एक बिस्किट का कंपनी है, लेकिन ये लोगों का डायनेस्टी है, बॉर्बन फैमिली। तो वहां के राजा थे उस वक्त सबसे पहले लुइस 14, फिर लुइस 15, लुइस 16। ये लोगों को नाम रखने बिल्कुल नहीं आते हैं, लुइस लुइस लुइस, मतलब कि पूरा लुइस ही सिस्टम आगे भी चलते जाएगा। अब लुइस का बेटा होगा, इसके बाद जो राजा बनेगा उसका नाम रख देंगे ये लोग लुइस 17, लुइस 18। यही नाम ये लोगों के डिक्शनरी में है ही नहीं, खत्म हो चुका है पूरा। लुइस 14 जो था वो एक अच्छा राजा तो था, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया था, लेकिन वो वॉर बहुत ज्यादा लड़ा, जिसकी वजह से कि क्या हुआ कि डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया। लुइस 15 एक बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था, वो अपने गवर्नमेंट, अपने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, कोई अच्छा काम या कुछ रिफॉर्म्स नहीं लाया। लुइस 16 एक अच्छा राजा तो था, उसका दिल तो नेक और साफ था, लेकिन उसमें वो पावर नहीं था कि वो बोल्ड डिसीजन ले सके, और अगर वो कभी कोई डिसीजन ले भी लेता था तो वो उसको फिर वापस ले लेता था, सलाहकार उसके जो कहते थे वो वापस ले लेता था। तो उस वक्त हम लोग का जो मेन हीरो है इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो लुइस 16 है। हम लोग पूरे स्टोरी में लुइस 16 के बारे में बार बार सुनेंगे। तो लुइस 16 20 ईयर ओल्ड रहता है, तो उसकी शादी हो जाती है और वो उसी वक्त राजा बनता है। उसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम मैरी एंटोनिएट रहता है। ठीक है। उसके बाद उस वक्त क्या होता है कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लुइस 16 जो है कि पैलेस ऑफ वर्साइली बनाता है। पैलेस ऑफ वर्साइली जो है कि उस वक्त का क्या बहुत भव्य महल था, उसमें बहुत खर्च किया था, उसको बनाने में बहुत खर्च हुआ था, एकदम बहुत खूबसूरत सा, बिल्कुल चारों तरफ एकदम बड़े बड़े गार्डन्स, फाउंटेन्स वगैरह, बीच में एक बड़ा महल पूरा मिरर वगैरह से बना हुआ, बहुत सारा उसमें फैसिलिटीज, इस टाइप का महल था। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई का कारण ये भी था पैलेस ऑफ वर्साइली, क्योंकि लुइस 16 जो है कि ये पैलेस ऑफ वर्साइली बहुत आउट एरिया में बना हुआ था, यानी कि ये जो पूरा विलेज था वहां पे नहीं था, ये आउट एरिया में था, और यहाँ जाके रहता था। इसको अपने देश से कोई मतलब नहीं था कि वहां के लोग क्या प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, क्या वो लोगों को परेशानियां हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि काउजेस, एक्चुअल काउजेस क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल काउजेस क्या है। पॉलिटिकल काउजेस मीन्स कि ये को लेकर कौन कौन से काउजेस हैं। सो डिवाइन राइट थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी में है कि राजा जो था अपने आप को भगवान का अवतार समझता था, यानी कि उसको भगवान ने भेजा है यहाँ पे राज करने के लिए, इसको कहते हैं डिवाइन राइट थ्योरी। सेकेंड था कि वॉर्स रूइंड द इकोनॉमी, वॉर्स रूइंड द इकोनॉमी। उस वक्त अमेरिका में ब्रिटेन का कॉलोनी बहुत ज्यादा था, ब्रिटिश का वहां राज चलता था, और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक बहुत ही गहरे वाले दुश्मन थे। तो जो फ्रांस था वो हेल्प किया था अमेरिका को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस पाने के लिए।
तो उसमें क्या होता है कि वॉर्स की वजह से उसका इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाता है उसके खर्च की वजह से। और था कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में ये इंटरफेयर करने के साथ साथ वो ये भी करती थी कि अगर कोई वो फ्रेंच नॉवेल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी, और अगर कोई अच्छा होता था और वो कम थोड़े नीचे कास्ट का होता था तो वो उसको निकाल दिया करती थी, उस पर ज्यादा वो फोकस नहीं किया करती थी, उसको वो उतना वैल्यू नहीं दिया करती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉलिटिकल काउजेस हो चुके। अब सोशल काउजेस, उस वक्त फ्रांस 3 डिविजन्स में डिवाइडेड था, कैलर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स। यानी कि कैलर्गी में रिच पर्सन्स और चर्च के पर्सन, और नोबिलिटी में भी वही की रिच पीपल्स आते थे। ये था, ये लोगों को कुछ बर्थ प्रिविलेजेस मिला हुआ था, ये लोगों के लिए कुछ छूट था। और थर्ड स्टेट में आते थे हमारे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट लॉ ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, लैंडलेस लेबरर्स, उसका स्मॉल पीजेंट्स, ये सब आते थे थर्ड स्टेट्स में। तो सोशल काउज में ये था कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा था, यानी कि ये कैलर्गी और नोबिलिटी कोई टैक्स पे नहीं करते थे, सारा टैक्स किसको पे करना पड़ता था? थर्ड स्टेट को। जितना भी टैक्स होता था सिर्फ थर्ड स्टेट पे करते थे। और कौन कौन सा टैक्स? सबसे पहले 2 तरह का टैक्स पे करते थे। एक तिथेस, जो कि वो लोग को चर्च को पे करना पड़ता था। चर्च को मतलब कि अगर वो लोग चर्च में जा रहे हैं प्रे करने के लिए तो उसके लिए वो लोग को टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद एक और टैक्स होता था जो कि लैंड के लिए पे करना पड़ता था। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे होते ही थे जो कि नॉर्मल गुड्स और प्रोडक्ट्स पे लगते थे। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक, जैसा कि अभी कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका था वॉर्स की वजह से। फ्रांस जो है कि अमेरिका को आज़ादी दिलाने में उन लोगों का हेल्प किया, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल कंडीशन खुद का बहुत खराब हो चुका था। और इनकम जो था वाज लेस, इनकम लेस था और एक्सपेंडिचर ज्यादा था, यानी कि खर्च ज्यादा था और इनकम कम था। और जितना इनकम होता भी था वो ज्यादातर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग में चला जाता था। और किस किस चीज का मेंटेनिंग में चला जाता था? सबसे पहला तो कि पैलेस ऑफ वर्जाइली के मेंटेनेंस में चला जाता था। उसके बाद फिर जाके आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब के मेंटेनेंस में वो सारा टैक्स भरने में ही सब चला जाता था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो टैक्स को इंक्रीज किया। अब टैक्स इंक्रीज करेगा तो सब सारा टैक्स तो थर्ड स्टेट को पे करना है, तो सारा बर्डन आ गया थर्ड स्टेट्स पे। फिर क्या हुआ कि उस वक्त पॉपुलेशन भी बहुत रैपिड इंक्रीज हुआ। 23 मिलियन था 1715 में और 28 मिलियन हो गया 1789 में। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ, लेकिन लोगों का जो वेज था यानी कि जो कमाई था वो सेम था। इसकी वजह से ब्रेड का प्राइस जो है वो भी हाई हो गया था। ये एक तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता था कि कोई एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि लाइवलीहुड लोगों का डेंजर में आ जाए, यानी कि लोग उतना खाने को ना मिल पाए लोगों को, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है कि वहां पे उस वक्त चल रहा था। तो इस रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है लोगों का साथ देने में तो वो फ्रेंच फिलोसफर्स का है। फ्रेंच फिलोसफर्स ही थे जो लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले जो फिलोसफर है वो मॉन्टेस्क्यू हैं। सॉरी, नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि बहुत अजीब नाम है, सो इट्स ओके। तो ये मॉन्टेस्क्यू, तो ये एक बुक लिखे थे द स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसमें कि वो बताए थे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। और ये सबसे पहले इन्होंने ही सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बोला था, जैसे कि सिर्फ राजा के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, पावर बटा होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। फिर दूसरा था वोल्टेयर जो था कि वो एक पोएम्स लिखा करते थे और बहुत सारे स्टोरीज लिखे, उसमें वो बताए हैं करप्शन इन द चर्च, यानी कि चर्च में बहुत ज्यादा करप्शन होता है, उसको खत्म करने के लिए वो लिखे हुए थे। और रोजवी जो था वो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और डिवाइन थ्योरी के बारे में बोले थे। डिवाइन थ्योरी वही वाला जिसमें गॉड का अवतार वो लोग खुद को समझते थे, वही। उसके बाद था ये जो फिलोसफर्स थे इनके आइडियाज, जैसे कि जंगल में एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी ये फिलोसफर के आइडियाज एक चिंगारी का काम किए जो कि पूरे फ्रांस में धीरे धीरे करके फैल गए। तो लोगों वहां पे ये लोग जो भी लिखते थे वो न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में आता था तो लोग उसको पढ़ते थे। और उस वक्त के लोग सारे तो एजुकेटेड होते नहीं थे, तो जो लिख और पढ़ नहीं सकते थे उसको क्या करते थे कि जिसको पढ़ना आता था वो ही जोर जोर से सुना देते थे, जिसकी वजह से सारे लोग उसको सुन पाते थे। इससे क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि हम लोग के साथ क्या गलत हो रहा है, ये सिस्टम कितना खराब है। तो लोगों को गुस्सा बढ़ गया और वो लोग स्टार्ट कर दिए प्रोटेस्ट करना। अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सारे काउजेस है कि वो रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि आउटब्रेक क्या हुआ इस ये रेवोल्यूशन करने से एक्चुअली में। अब आउटब्रेक्स क्या क्या हुए, ठीक है।
तो सबसे पहला कि ये रेवोल्यूशन होने के बाद लुईस 16 जो है कि वर्साइली हॉल में एक मीटिंग बुलाते हैं 5 मई 1789 में। ये स्टार्ट हो जाता है 5 मई 1789 में, वो एक बुलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उनका कहना रहता है लुईस 16 का कि हम लोग एक न्यू टैक्स का जो प्रपोजल करेंगे। तो उसमें क्या था पहले वर्साइली हॉल में कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग रोज में बैठे हुए होते थे सीट, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग खड़े रहते थे पीछे। उसमें भी पीजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन्स अंदर जाना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो जो 3 होते थे, ये तीनों स्टेट के पास एक एक वोट होता था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का एक एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, तीनों का एक एक वोट। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट हर वक्त साथ ही रहते थे। तो ऑफकोर्स ये जेन्युइन है कि ये लोग दोनों एक ही चीज के साथ वोट देंगे या उसके खिलाफ देंगे, तो यही लोग मेजोरिटी में होंगे तो ये लोग जीत जाएंगे। तो थर्ड स्टेट इस चीज के खिलाफ बोला और वो लोग डिमांड किया कि ईच मेंबर के पास, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। यहाँ पे था कि एक स्टेट के पास एक वोट था ना, लेकिन ये लोगों का डिमांड था कि हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। तो किंग इस बात को रिजेक्ट कर देता है, वो इस चीज को बोलता है नहीं, हम लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। तो थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो असेंबली से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहां जाकर वो लोग बाहर, वहां वर्साइली के बाहर एक टेनिस कोर्ट होता है, वहां जाके वो लोग एक नेशनल असेंबली का गठन करते हैं, वो बनाते हैं। और वो लोगों का डिमांड रहता है कि हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे, जिसमें कि वो लोग पावर ऑफ मोनार्क उसका लिमिट तय करेंगे। और ये किसके द्वारा लड़ा गया था? मेरेबियो और एबिसेस के द्वारा ये चलाया गया था। और यहीं पे ये जाके ये लोग एक टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं, वहां पे जो वो ओथ लेते हैं कि हम लोग इस चीज को हटा के ही मानेंगे, हम लोग बिना इस चीज को हटाए नहीं मानेंगे, इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। तो मिरेबियो और एबिसेस ये एक दोनों नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फिर भी ये लोग इन लोग का साथ देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगता है जो थर्ड स्टेट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो सारे लोग इस चीज में बिजी थे कि वो लोग वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो किसी को भी हार्वेस्ट मतलब कि फसल का ध्यान नहीं था। और उस साल विंटर भी बहुत बुरा हुआ, जिसकी वजह से हार्वेस्ट बिल्कुल खराब हो गया। उससे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड बिल्कुल बढ़ गया, यानी कि ब्रेड का प्राइस बिल्कुल रोज हो गया। नॉर्मल जो लोग थे वो लोग को खाने तक के लिए नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि लोगों को इस तरह से मिली कि जो वहां का मैनोर है वो गुंडे को हायर किया है ताकि वो लोग का राइप क्रॉप्स वो लोग खराब कर सके। तो लोग बहुत ज्यादा डर गए और वो लोग जाकर पेरिस में लोगों जो बड़े बड़े नोबल्स के हाउस होते थे वहां पे वो लोग लूट किए, वहां के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जला दिए और बहुत सारे नोबल्स भाग गए। वहां पे एक और इंसिडेंट होता है बेस्टाइल। बेस्टाइल जो है कि पहले एक जगह रहता है, एक टाइप का मतलब महल टाइप का रहता है, लेकिन फिर वो राजा जब उसमें बनता ये लुईस 16 तो उसको वो जेल बना देता है। और लोग उस जेल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक तरह से लुईस 16 का पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसका पावर को बताता है। इसलिए लोग उस जेल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी अगर उस राजा के खिलाफ जाता था तो वो उसको उसमें बंद कर देता था। तो लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो लोग उस पूरे जेल को एकदम तहस नहस कर दिए, कमांडर तक को मार दिए और सारे लोगों को आजाद करवा दिए। यहाँ तक कि उस जेल का एक एक ईंट वो लोग उठा उठा के तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। ठीक है, सो अब हम लोग जानेंगे कि लास्ट में इतना कुछ हो जाने के बाद लास्ट में फिर लुईस 16 जो है कि 4 अगस्त 1789 में आखिरकार वो मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है सारे प्रिंसिपल्स को, और वो फ्यूडल सिस्टम हटा देता है कि वो लैंड का जो हक है सबको मिलेगा। फिर कैलर्गी को भी फोर्स किया जाता है कि वो अपना जो प्रिविलेजेस है, जो वो लोग कहता है कि हम लोग के पास बर्थ प्रिविलेजेस है, वो हट जाता है। तिथेस जो था वो जो चर्च को देना रहता था टैक्स, वो एबोलिस्ट कर दिया, वो भी हटा दिया गया और चर्च का पावर को डिक्रीज कर दिया गया। अब क्या हुआ कि एक नए तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? सबसे पहले था कि जो पावर है मोनार्क का वो लिमिट किया जाएगा, यानी कि सारा पावर उसके पास नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबका पावर डिवाइडेड होगा। फिर वोट का राइट तो मिला, लेकिन राइट भी सबको नहीं मिला, सिर्फ 25 ईयर ओल्ड से ऊपर वाले लोगों को मिला, और वो भी जिसके 3 दिन का वो लोग लेबर वेज अगर वो लोग अर्न करते हैं तभी, नहीं तो फिर नहीं। और बाकी लोगों को नहीं मिला, यानी कि वुमेन्स को तो नाम ही नहीं था इस चीज में। ये चीज हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है कि हम लोगों को आजादी मिलने के बाद वुमेन्स को वोट देने का अधिकार उसी वक्त से था। लेकिन और सारे यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज के लिए वो लोगों को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन करना पड़ा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा इस चीज के लिए। और कौन कौन सा राइट था उस कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू सिटीजन,
यानी कि हर नागरिक के पास अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, ओपिनियन, हर लोग अपना अपना ओपिनियन रख पाए, और इक्विलिटी बिफोर लॉ, यानी कि वो जो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे लोग, वो नहीं होना चाहिए, सारे लोग लॉ के ये में इक्वल होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से क्या होता है कि लुइस 16 का जो पावर है वो घट चुका होता है। ये अब लुइस 16 को बर्दाश्त दे नहीं होता है, उसको ये चीज अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो सीक्रेट नेगोशिएशन यानी कि सीक्रेट मीटिंग करने लगता है पर्सिया के किंग से कि किस तरह से इस चीज को हटाया जाए और अपना पावर वापस लिया जाए। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को इस बात का भनक लग जाता है कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है हम लोग का नेशनल असेंबली को, ये भंग करना चाहता है, ये लोगों को मारना चाहता है। तो लोगों को इस चीज का भनक लग जाता है। तो वो लोग अब क्या करते हैं कि वो लोग पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर कर देते हैं। और ऑस्ट्रिया कौन थी? ये एक तरह से इसका ससुराल था जहां वो उसका शादी हुआ था। तो एक तरह से सारे लोग आर्मी में मिलने लगते हैं और ऑस्ट्रिया के और पर्सिया के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, जंग छेड़ देते हैं, और सारे नॉर्मल लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर क्या है कि वो लोग एक सॉन्ग गाते हैं, मर्सेलेस नाम का एक सॉन्ग रहता है, इसी को गाते रहते हैं और वो लोग जंग लड़ते रहते हैं, जिससे इसको एक नेशनल एंथम बना दिया जाता है फ्रांस का। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब ये हमारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर वो लोग जैकोबिन क्लब बनाते हैं। जैकोबिन क्लब में नॉर्मल पीपल्स रहते हैं, वो लोग छुप छुप के, अब क्लब मतलब वो वाला क्लब नहीं, जैकोबिन क्लब यहाँ पे मतलब कि जो रेवोल्यूशनरीज लोग मिलके जो क्लब बनाते हैं और वहां पे वो लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं जैकोबिन क्लब। ठीक है। इसमें सारे लोग रहते हैं, जैसे कि जो प्रोस्पेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो भी जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, ये और डेली वेजेस वर्कर्स, ये लोग सब रहते हैं। और यहाँ पे भी ये लोग रहता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक तरह का कपड़ा पहनेंगे जिसमें वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर और नी ब्रिजेस तक का शॉर्ट्स पहनते हैं, और ये लोग जैकोबिन क्लब में रहते हैं। उस वक्त क्या होता है कि पावर आने के बाद एक टाइम होता है 1793 से 1794 का, जिसको राइन ऑफ टेरर यानी कि डर का समय कहते हैं। ये मतलब कि बहुत लोग इस वक्त डरे हुए थे। क्यों ऐसा था? क्योंकि क्या हुआ था कि वो जो पार्टीज, वो लोग जो लगेगा इसको रोस्फेयर को लगा था कि हमारे पॉलिसी के कंट्रोल में अगर जो नहीं है और हमको लोगों के खिलाफ जाता है, उसको वो लोग पनिशमेंट करेंगे। इसमें कौन कौन से लोग आते थे? जैसे कि एक्स नोबल्स, कलर्गी मेंबर्स और अदर पॉलिटिकल मेंबर्स, या फिर वैसे लोग जो एग्री नहीं करते हैं, वो लोगों को ये लोग सजा देते थे। तो इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमीज को अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन जेल में रखा जाता था, और अगर वो लोग गिल्टी साबित होते हैं तो वो लोग को गिलेटिन किया कर देता था। अब गुलेटिन का मतलब किसी को नहीं पता होगा, तो जो गुलेटिन होता है वो ऐसे पिलर टाइप का होता है जिसमें ऐसे करके लगा हुआ होता है, और फिर जाके यहाँ पे नीचे ऐसे सर रखने का होता है, किसी का भी सर आराम से इसमें आ जाएगा, और उसके बाद फिर टैं। अब आप समझ सकते हैं इसके आगे क्या होगा। इसी को कहते हैं गुलेटिन कर दिया जाता था। उस वक्त क्या था कि सारा प्राइसेस जो है गुड्स का वो गवर्नमेंट फिक्स कर दिया, उसके ना ही कोई बढ़ा सकता है ना ही घटा के बेच सकता है। और इक्वलिटी ब्रेड, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए। अब इक्वलिटी ब्रेड क्या होता है? इक्वलिटी ब्रेड में ये भी थोड़ा है अजीब सा चीज कि इक्वलिटी ब्रेड में था कि सारे लोग सिर्फ होल व्हीट का ही आटा का ब्रेड खाएंगे, कोई भी वाइट फ्लोर से बना हुआ चीज नहीं खाएगा, आटा नहीं खाएगा। उस वक्त था चर्चेस सारे शट डाउन कर दिए गए और चर्चेस का पावर खत्म हो चुका था, क्योंकि चर्चेस के पास भी बहुत ज्यादा पावर होता था, वो खत्म हो चुका। तो ये सब तो हुआ कि ये गया, लुइस 16 मोनार्कियल सिस्टम गया और मोनार्कियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। लेकिन इससे क्या हुआ कि द डिक्टेटर ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, इसका राज स्टार्ट हो गया और वो बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गया फ्रांस का। तो इसमें बस इतना ही, 9th क्लास के बुक में बस इतना ही है, और आगे वाला चीज जो है कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अब इसमें है कि रोल ऑफ वुमेन का क्या रोल रहा। उस वक्त क्या था कि वुमेन्स जो थी अलाउड नहीं थी एजुकेशन के लिए, वो लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और तो इससे नाराज होकर वुमेन लोग भी अपना क्लब स्टार्ट कर दी, और वो लोग क्या बनाए, 16 वुमेन्स क्लब, सारे वुमेन्स लोग मिलकर एक क्लब बनाए। तो उनका क्या डिमांड था? उनका डिमांड था कि वो लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। पहले था कि वो लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे और वो लोग का जबरदस्ती शादी करा देते थे, और पढ़ने का भी हक किसको होता था? सिर्फ नोबल्स और वेल्दियर फैमिलीज के वुमेन्स को, और उससे भी सिर्फ पढ़ाकर उसके बाद वो लोगों का अरेंज मैरिज करवा दिया जाता था। और लोगों का ऐसा मानना था कि वुमेन्स का सिर्फ काम है कुकिंग करना, फेचिंग वाटर और ब्रेड के लिए क्यू लगाकर ये करना, और बस यही काम लोग समझते थे। तो ये लोग भी एजुकेशन चाहती थी और इसके लिए 6 वुमेन्स क्लब बनाई, और
फिर था कि डाइवोर्स लीगल। पहले था कि सिर्फ मेन ही डाइवोर्स दे सकते हैं, वुमेन्स नहीं दे सकती हैं। तो वो लोग डाइवोर्स को लीगल बनाई और वुमेन और मेन दोनों को इसका अधिकार मिला। राइट टू वोट, मैंने कहा था ना कि ये लोगों को हम ये लोगों को वोट के लिए वुमेन्स को बहुत ज्यादा ये प्रोटेस्ट करना पड़ा था। और वो लोगों के अगेंस्ट में मैरिज नहीं होना चाहिए, वो लोग के विल के अगेंस्ट में, और वो लोगों को भी ट्रेनिंग जॉब के लिए मिलना चाहिए। और था कि स्लेवरी एबोलिशन। उस वक्त क्या था कि फ्रांस में वो लोग स्लेव ट्रेड किया करते थे, यानी कि लोगों को बेचते थे एज ए सामान की तरह। इसका भी वो बंद हो चुका लास्ट में। सो आज के लिए इतना ही। आगे की चीज हम नेक्स्ट, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, समझ में आया। सो ये कुछ पॉलिटिकल सैम्बल्स है, इसे आप देख लीजिएगा। आज के पार्ट में बस इतना ही। आगे का जो है वो 10 क्लास में है, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।